ओके। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएगा कि आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है, क्लियर है आवाज़? कोई मसला तो बता दो। ठीक है, वी विल कंटिन्यू विद द लास्ट टॉपिक यू आर स्टडिंग, जो कि है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने एक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व की थी, एक बेसिक सी, आपको अगर याद हो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने क्लास में कल किया था, उसी के हम एक दो क्वेश्चन और ट्राई करेंगे आज, और बाकी कुछ आपको होमवर्क भी देंगे ताकि हम थोड़ा सा रवानी में आ जाए इस टॉपिक का। ये टॉपिक मैंने कहा था काफ़ी सही है आपके लिए सेंस में कि दिस विल रिवाइज ऑल योर कॉन्सेप्ट्स जो कि पुराने चलते हुए आ रहे हैं, सब कनेक्टेड है ना। मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के शुरू से यही बात कर रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आएगी तो डिफरेंशिएशन भी नहीं होगी, इंटीग्रेशन भी नहीं होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं होगी। इंटीग्रेशन तो आपको दिख ही रहा है कितना यूज हो रही है और कितनी वास्ट है। आपको सबसे जो बड़ा टॉपिक है वो इंटीग्रेशन है, और वो हर जगह से कनेक्टेड है डिफरेंट तरीकों से। उसका आसान मतलब हम होपफुली मतलब ऑन पेपर तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 टिल 40-50 सारे सॉल्व कर लिए थे इंटीग्रेशन के। 1 टिल 49 का होमवर्क मिल चुका है आपको, आप करके ला भी चुके हैं, क्वेरीज हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिकली हमारी प्रैक्टिस तो अच्छी खासी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। डिफरेंशियल इक्वेशन में और रिवीजन हो जाएगा थोड़ा सा पुराने क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम बेटा। हेलो, म्यूट तो नहीं है? नहीं बोले कि आवाज़ आ रही तो बताना। हेलो हेलो, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। ये माइक क्या है सही? मैं देखता हूँ। यार अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताना आवाज़ ठीक आ रही है? आवाज़ क्लियर है तो प्लीज़ एक कंफर्मेशन दो मुझे। आवाज़ आ रही है? ठीक है, ठीक है, चैट पर आ गया। ओके ठीक है, ओके। मुझे क्यों नहीं दे रहा? ये लेट हो गए होंगे बस, बाकी ठीक है। अच्छा, मैंने खुद ओके, तो होपफुली अब थोड़ा बेहतर चलेगा इंटरनेट हम, क्योंकि उन्होंने एक बिल्कुल डेडिकेटेड चैनल दे दिया हमें। और ओके, सो वी वर डिस्कसिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन हमने बोला कि एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके पुराने टॉपिक्स को रिवाइज करवा देगा। तो और इसमें जो मसला जो आता है, मैंने आपको बताया था क्लास में भी, वो आता है आपको वर्ड प्रॉब्लम समझने में। तो वर्ड प्रॉब्लम्स करनी है हमने। बेसिक ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस हमने कहा था कि इन इटसेल्फ कोई बड़ी चीज़ है ही नहीं, लेकिन इसके क्वेश्चंस कुछ ऐसे आ जाते हैं जो कि बड़े चैलेंजिंग हो जाते हैं। पास पेपर्स में आपको दिखेंगे। देखते हैं। अच्छा खैर, ये तो आपको पता ही है कि हमेशा जितने भी आपने पेपर्स किए हैं अभी तक, मैथ्स में खास तौर पे, मैथ्स का एक तरीक़ेकार है ना, ए लेवल मैथ्स में जितने भी एग्जाम्स आते हैं वो 2 से 3 क्वेश्चन मुश्किल देंगे वो पेपर में, और वही जो है वो डिस्टिंग्विश करेंगे बिटवीन बी एंड ए या ए एंड ए स्टार, जो मुश्किल सवाल है। वरना बाकी जो है वो बड़े एवरेज क्वेश्चंस होते हैं जो कि डुएबल होते हैं। हर साल वो एक डिफरेंट टॉपिक चूज करते हैं जिससे वो एक मुश्किल सवाल क्रिएट करेंगे। तो वी कैन फाइंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक। सही है ना, चाहे वो ए एस का हलवा टॉपिक भी क्यों ना हो, जैसे ए पी जी पी या बाइनोमियल एक्सपेंशन ही क्यों ना हो, या A2 में कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो, या इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्री वगैरह वगैरह। तो
मुश्किल क्वेश्चन किसी भी टॉपिक पे आ सकता है और आसान क्वेश्चन भी जनरली आते हैं। तो जैसे कि हमने अभी 1-2 क्वेश्चन देखे वो थोड़े से रिलेटिवली इजियर थे। आगे बढ़ते हैं ताकि हमें थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाए। और क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर चुके हैं क्लास के अंदर। नहीं, ये दूसरे वाले क्वेश्चन हो गए इसमें। तो ये इधर से वेरिएंट दूसरा है ना, इसको देख लेते हैं। चले, ये भी हमें आता ही है, लेकिन चलो मैं ज़रा सा एक रिवाइज करवा दूं। क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से, अक्टूबर नंबर 10 पेपर 3-1 क्वेश्चन 10। क्योंकि जो क्वेश्चन 1 और 2 है इनमें वर्ड प्रॉब्लम्स तो है नहीं ना, और ये हम होपफुली सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, चलो एक कर लेते हैं इसमें से, कोई क्वेश्चन नंबर 2 चूज कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो इसमें है dx ओवर dt जो है 1 ओवर x माइनस एक्स ओवर 4, ताकि जल्दी से याद आ जाए हमें था क्या। तो क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है dx ओवर dt इज इक्वल टू ओके 1 ओवर x माइनस एक्स ओवर 4। हमने वेरिएंट 2 के सवाल किए थे, अगर आपको याद हो कल। ठीक है, वेरिएंट 2 का कोई मुझे पहले पेज की पिक्चर भी भेज दे तो बेहतर हो जाएगा, उसको हम देख लेंगे। 1 ओवर x माइनस एक्स ओवर 4। अच्छा, उसके बाद हमें इन्होंने बोला क्या है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व करने का मतलब क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब आपको याद होगा कि आप dx और dt को अलग अलग करें और फिर इंटीग्रेट करें। तो इसमें हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा इसको। ये हो जाएगा इसको, क्योंकि हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस वुड बी 4 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4x, ऐसा ही है। और दैट वुड बी इक्वल टू dx ओवर dt, dx को x के साथ dt को अलग, तो दैट वुड बी 4x अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx शुड बी इक्वल टू 1 इंटू dt। यही कहा था हमने, dt को वहाँ भेज दिया, dx को x के साथ कर दिया, और ये दोनों न्यूमरेटर में होने चाहिए, dx और dt डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता। ठीक है, और जब आप इस पॉइंट पर आ गए तो आप सिंपली क्या करें, इनको सॉल्व करने का मतलब इनको इंटीग्रेट करें, क्योंकि हमें dx और dt से जान छुड़ानी है। इंटीग्रल ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, कोई बता सकता है कि इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? फ्रैक्शन की इंटीग्रेशन आ रही है बार बार जी। 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 4x अपॉन 4x माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसको? ऑडियो में बता दो अगर लिखने में थोड़ा लंबा हो रहा है तो, या लिख दो मुझे बता दो चैट में, मर्जी है। हाउ वुड वी इंटीग्रेट दिस? सर 2 इंट्रोड्यूस करेंगे। 2 इंट्रोड्यूस करेंगे। बेसिकली 4 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल ऊपर अवेलेबल है, आपको याद होना चाहिए एक रूल। वो रूल क्या था? वो बार बार पता नहीं, आई थिंक 25 बार मैं लिख चुका हूँ वर्ड पे। ये है फंक्शन डिनोमिनेटर में है, ऊपर डिफरेंशियल अवेलेबल है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? ln ऑफ द फंक्शन। ये पढ़ा ना हमने। अब 4 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या है? 4 का डिफरेंशियल तो 0 है। एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल है -2x, तो हमारे पास ऊपर 4x है। अच्छा, इसमें ना एक तो कॉन्स्टेंट्स में ना कुछ लोग बड़ी गलतियां करते हैं यार, तो उसका मैं आसान हल बता देता हूँ। क्या करा करें, क्या किया करें। आपने क्या करना है कि आपने अब 4 को 2 बनाने के लिए आप सोचेंगे मैं 2 से डिवाइड करूँ, फिर डिवाइड करूँ तो मल्टीप्लाई भी करूँ। उससे बहुत बेहतर ये होता है, इससे बहुत बेहतर ये होता है कि आप ना ये करें कि आप 4 इंटीग्रेट करें, 4 को बाहर कर दें, कॉन्स्टेंट बाहर करके ये बना लें इक्वेशन। ठीक है, कॉन्स्टेंट बाहर कर दें, कॉन्स्टेंट बाहर करके जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाती है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है इसको, इंटीग्रल ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू टी। अब आपके लिए आसान है, -2 चाहिए ऊपर। ठीक है, ऊपर चाहिए -2, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर की जो डिफरेंशिएशन है वो -2x होती है, तो -2 इंट्रोड्यूस कर दें ऊपर। -2 इंट्रोड्यूस करना इतना मुश्किल काम नहीं है। -2 आपने लगा दिया ऊपर x के साथ, मल्टीप्लाई किया, तो -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 से डिवाइड भी कर दें। मैं आपको ये बता रहा हूँ, कॉन्स्टेंट बाहर करने के बाद सोचेगा तो सोचना थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैंने बड़ी गलतियां देखी आप लोगों की हर साल, तो वो उसको चेंज कर लें, कॉन्स्टेंट बाहर करें फिर सोचें।
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एक कांस्टेंट को दूसरा बनाना ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या कह रहा हूँ आप समझ लें। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ 4x की जगह लिखा होता 3x, यहाँ लिखा होता 3x, तो आप जो है वो और परेशान हो जाते कि यार -2 चाहिए, ऊपर ऊपर 3 है, तो 3 को -2 बनाने के लिए मैं मल्टीप्लाई करूँ 2/3 से, फिर 2/3 से डिवाइड भी करूँ। इतना दिमाग नहीं है आपके पास और एग्जाम में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप बेहतर है क्या कांस्टेंट बाहर करें और जो कांस्टेंट चाहिए उसको इंट्रोड्यूस करें, जो इंट्रोड्यूस कराएं उसी से डिवाइड करें। ठीक हो गया। और यहाँ तो कोई मसला ही नहीं है, इंटीग्रल ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो 4/-2 वुड बी -2। अब आप मैं तब भी पूरा स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन हमने समझने हैं पूरे तरीके से। मुझे एक जो कॉमन चीज़ सुनने में मिली है कुछ स्टूडेंट से जिनको थोड़ा सा मसला होता है मैथ्स में, सर वो कह रहे हैं कि -2x है, -2x है। ठीक है थैंक यू। वो कहते हैं स्टेप्स में थोड़ा शायद कम यूज़ करता हूँ, फिर थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है, तो मैं एक एक स्टेप कोशिश करूँगा कि बार बार सही से दिखाऊँ। जहाँ भी कन्फ्यूजन हो प्लीज़ मुझे रोक के पूछ लेगा। अब डिफरेंशियल ऊपर अवेलेबल है, तो ये तो एज इट इज़ -2 इंटू ln ऑफ द डिनोमिनेटर 4 - x²। ठीक हो गया। इज इक्वल टू 1 की इंटीग्रेशन t प्लस c, सॉरी। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है कि c की वैल्यू कहाँ से आएगी? हाउ वुड वी फाइंड c? c कहाँ से मिलेगा? सर x और t की वैल्यूज पुट करके। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे जरा सा एक सेकेंड, ये बाकी जो हमारे दोस्त हैं वो भी बताते हैं ना। क्वेश्चन से वैल्यू पुट करके दिया, बिल्कुल ठीक कह रहे, पेयर वैल्यू करके इनपुट, बिल्कुल ठीक है। हमें क्योंकि क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं ना, उसमें बोला हुआ है जब x1 है t0 है, तो आप देख रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को इतना मुश्किल काम भी नहीं है ना सॉल्व करना। x1 है t0 है, कर दें। और ये तो फ्री के मार्क्स थे वाले सवाल में मेरे ख्याल से। तो x1 t0, तो इसमें जब हम इनपुट करेंगे -2 ln 4 - 1 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0 + c। सही है ना, x की जगह हमने 1 लिख दिया है, t की जगह 0, तो -2 ln 3 वुड बी इक्वल टू c। अच्छा, इसमें आप और बेहतर ये कर सकते हैं, आप कर दें ln 3 की पावर -2 वुड बी इक्वल टू c। ये पता है ना, जो मल्टीप्लाई है वो पावर में चला जाता है। और दिस वुड बी ln 1/3 की पावर 2, क्योंकि नेगेटिव पावर को नीचे ले जाए तो पॉजिटिव हो जाती है। और c वुड बी ln 1/9। ठीक हो गया। अगर ln की फॉर्म में चाहिए, अगर डेसिमल फॉर्म में चाहिए तो वो भी निकाल सकते हैं आप। मैं नॉर्मली कोशिश करता हूँ कि एग्जैक्ट फॉर्म में दूँ ताकि कुछ गन ना हो। अभी तो उसने आपसे एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं मांगा हुआ, कभी कभार वो मांग लेता है, तो उसकी आप प्रैक्टिस रखें कि ln की फॉर्म में आंसर्स को यूज़ करें। ठीक है। अच्छा, एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं मांगा तो फिर आप डेसिमल में दे सकते हैं आंसर, कोई टेंशन नहीं। वापस इनपुट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ने एग्जैक्टली बोला क्या था, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ने एग्जैक्टली क्या बोला था? वो कहता है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर y² इन टर्म्स ऑफ x। सॉरी, y² नहीं, इन्होंने 1 पढ़ लिया। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर x² इन टर्म्स ऑफ t। ठीक है, तो x² को सब्जेक्ट बनाना है आपने और इन टर्म्स ऑफ t। तो नाउ यू हैव द इक्वेशन। ये इक्वेशन जो हमारी थी, इसमें ये हमारा क्या था, जनरल सॉल्यूशन था, क्योंकि इसमें c अननोन था। अब हमने c की वैल्यू फाइंड कर ली है, तो स्पेसिफिक सॉल्यूशन यूज करेंगे। दिस वुड बी -2 ln 4 - x² इज इक्वल टू t + c। t जो है वो 0 है, और सॉरी t प्लस ln 1/9 c की वैल्यू। ओके, x² को सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट बनाने तो पहला काम तो ये करें कि आप -2 से जान छुड़ाएं। ln 4 - x² would be equal to t plus ln 1/9 अपॉन 2। ठीक है ना, ये 2 को अपॉन -2, बेसिकली -2 को हमने वहाँ भेज दिया। ठीक है, और फिर आप क्या करें, आप ln को हटाएं, ln वहाँ जाके e बन जाएगा। तो 4 - x² would be equal to e की पावर, ये सब कुछ e की पावर में आ जाएगा। याद है ना, ये मैं बेसिकली अगर यहाँ लिखा है
ln a is equal to b, तो a would be equal to e की पावर b, ठीक है ना, ln वहाँ जाके e की पावर समथिंग बन जाएगा, जो भी आंसर है। तो सिमिलरली ln वहाँ जाके e की पावर बन जाएगा, e की पावर में आप ये लिख दें पूरा t प्लस ln 1/9। अच्छा, इसको ना और सिंप्लीफाई कर सकते हैं ln की फॉर्म में, लेकिन मैं नहीं चाह रहा अभी इतना दिमाग लगाना, क्योंकि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसने कुछ बोला नहीं एग्जैक्ट फॉर्म। आप बेसिकली एक्स स्क्वायर को वहाँ भेजें, 4 को यहाँ लें, 4 माइनस ई की पावर टी प्लस ln 1/9 अपॉन -2। ये गंदा तो लग रहा है, लेकिन ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सब्जेक्ट बन गया, और हमें यही चाहिए था, ये आंसर है। कोई मसला है यहाँ तक तो पूछ लें, क्लियर तो ओके लिख के भेज दें। नॉर्मली ना हमें नेगेटिव पावर्स पसंद नहीं है, तो हम ई को पॉजिटिव करने के लिए 1/e कर दें और फिर पावर लिखें, लेकिन आप यहाँ पे भी छोड़ दें तो सही है। द आंसर मैथमेटिकली इज करेक्ट, और गिवन कि उसने कोई फॉर्म नहीं मांगी थी तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं आंसर, ये बिल्कुल ठीक है, पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक पूछ लें, क्लियर तो ओके लिख के भेज दें। सर ये कर सकते थे ln को माइनस करके डिवाइड करवा दें सर। जी, जो ln को हम अगर लेफ्ट साइड पे ले आए और डिवाइड कर दें 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1/9। ln को लेफ्ट साइड पे ले आए, ये ln को, हाँ ये भी कर सकते थे, लेकिन फिर हम पता क्या करते, फिर ये होता, अच्छा ये एक तरीका ये होता, एक तरीका ये होता कि हम ये कर देते जो आप कह रहे हैं शायद, कि हम बोलते कि भाई -2 ln 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ln 1/9, ठीक है, और शुड बी इक्वल टू टी। अच्छा, यहाँ माइनस अगर मैं कॉमन लूँ तो ये होगा ln, अच्छा इस 2 को ऊपर भेज रहा हूँ मैं पावर में, तो हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस हो जाएगा ln 1/9 इज इक्वल टू टी। ये भी हो सकता है, तो इसको और मतलब कि माइनस क्योंकि मैंने कॉमन लिया है, फिर माइनस वहाँ भेज देंगे तो माइनस टी हो जाएगा, और ln a प्लस बी वाला रूल लग जाएगा, तो ln a इंटू बी, हाँ लेकिन ये गंद हो जाती -t। तो फिर हम सॉल्व करते, फिर हम ln को वहाँ भेजते, e बनता, फिर चीज़ें सिंप्लीफाई करते, एक्स स्क्वायर सब्जेक्ट आता, आंसर यही आता, सिमिलर टू दिस, क्योंकि आंसर तो हर फॉर्म में एक ही आएगा, फॉर्म डिफरेंट हो सकती है, आंसर सेम होगा, ठीक है। तो ये सही है, आप ये कर सकते थे, अगर आपने ये सब भी कुछ किया होता तो भी पूरे मार्क्स मिल जाते, गिवन कि आपने एक्सपर्ट को सही सब्जेक्ट बनाया होता। तो क्लियर है यहाँ तक, तो ओके लिख के भेज दीजिए, हमारा फाइनल आंसर है। कोई कंफ्यूजन है पूछ लें। ओके ठीक है, बाकी अलीजा सादिक कैसा आना हुआ आपका आज भी आपने माइक ऑन नहीं किया हुआ, बेहतरीन चली गई। अच्छा, धीरक क्या सीन है, तैयब, फातिमा, फैजान अभी भी आई हैं, ठीक है। तो क्या बात है, बिल्कुल ठीक। वर्ड प्रॉब्लम पे चलते हैं यार, बेसिक्स तो आ गई ना हमें, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी हमें आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब बस हम दुआ करेंगे वर्ड प्रॉब्लम आसान है एग्जाम में, ठीक है, बाकी तो सही है। वर्ड प्रॉब्लम को देखते हैं जरा, एक हमने की थी क्लास के अंदर सॉल्व, एक और देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3, a certain substance is formed in a chemical reaction। यार ये सिमिलर तो नहीं है, यही तो नहीं किया था हमने क्लास में, ऐसा तो नहीं है। the mass substance proportion solution is gram, नहीं उसमें dm था, ये सिमिलर है बट नॉट एग्जैक्टली सेम। क्या हुआ, आवाज आवाज का मसला हो रहा है क्या कोई? हाँ सिमिलर है, चलो ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यार ट्राई कर रहे हैं। A certain substance formed in a chemical reaction, mass of a substance t seconds after certain is x gram, ठीक है। x ग्राम, वहाँ m था मुझे याद है, dm over dt किया था हमने ना, यहाँ तो x ग्राम है। At any time the rate of formation of the substance is proportional to 20 minus x। ठीक है, काफी हद तक सिमिलर है सवाल। आई थिंक ये डिफरेंट वेरिएंट में इन्होंने थोड़ा बहुत चेंज कर दिया होगा, वरना वही है। लेकिन वो यार पुराना सवाल था, कोई 2002-3 का लग रहा था मुझे, खैर देखते हैं।
तो इन्होंने कहा है कि एट एनी टाइम द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द सब्सटेंस इज प्रोपोर्शनल टू 20 माइनस एक्स। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द सब्सटेंस, और सब्सटेंस है क्या? उन्होंने कहा है द मास ऑफ द सब्सटेंस फॉर्म t सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन इज x ग्राम्स, मतलब कि x ग्राम्स है। तो ये जो हमें दिया हुआ है रेट ऑफ फॉर्मेशन, ये क्या गिवन है? एट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस इज प्रोपोर्शनल टू 20 माइनस एक्स। क्या लिखूं मैं? ये क्या क्या चीज गिवन है? ये मैंने कहा था रेट आपको जब भी मिले, रेट ऑफ चेंज क्या होगा? Sir, with द respect to चेंज, x dx over dt, I think. हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिस चीज का भी रेट दिया हुआ था, रेट ऑफ चेंज का मतलब है कि आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे चेंज हो रहे हैं। तो सही है। तो हमें dx ओवर dt गिवन है, और dx ओवर dt में एक चीज और हम इसमें ऐड कर देंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। dx ओवर dt जो है, ओके, वो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वो प्रोपोर्शनल है। किससे प्रोपोर्शनल है? वो प्रोपोर्शनल है, उन्होंने बताया इज प्रोपोर्शनल टू 20 माइनस एक्स। प्रोपोर्शनल टू की जगह हमने बोला था हम क्या यूज करेंगे? Is equal to. के के हाँ बिल्कुल, के इंटू 20 माइनस एक्स। इक्वल टू लगा के के लगा देंगे बस। के आपको जो है प्रोपोर्शनल टू के लिए यूज होगा। मैं नोट बना दूं एक साइड पे, अगर वर्ड यूज हो रहे हैं प्रोपोर्शनल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल रहा है या सिर्फ प्रोपोर्शनल बोल रहा है? तो आपने क्या करना है? आपने करना है मल्टीप्लाई बाय के। और अगर वो बोलते इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कुछ क्वेश्चन में आपको मैं दिखाऊंगा, वो बोलेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या करेंगे अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलेगा? तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? Sir, k over x one k over जो भी सॉल्यूशन हो वो लिख देंगे k. उल्टा उल्टा बोल लो, सोल्यूशन ओवर के कर देंगे, क्योंकि बेसिकली हम क्या कर रहे होंगे? हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे करेंगे ना 1 over k को. हाँ 1 ओवर के, बिल्कुल मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर के। तो अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 ओवर के से, डायरेक्टली बोलता है तो हम के से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अभी की जो कहानी थी वो सब इतनी सी थी कि उसने बोला कि भाई substance form t seconds after the start of the reaction is x grams. At any time the rate of formation और the substance is proportional 20 minus x, वो हमने लिख दिया। उसने बोला जब t0 x0 dx over dt 1 है, ठीक है, शो करें भाई कि ये हो रहा है t0 x0 dx over dt 1। t जब 0 है, x भी 0 है, और dx over dt जो है 1 के इक्वल है। तो इस वक्त जो है हम क्या करेंगे, इन के फाइंड कर लेते हैं, dx over dt को 1 रखते हैं, के अननोन है, 20 माइनस 0 x0 है। तो यार ये बिल्कुल वैसे ही जा रहा है ना, 1 over 20, के की वैल्यू आ गई 0.05। क्वेश्चन भी बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड आते थे पहले। अभी रिसेंट क्वेश्चन पे जब हम पहुंचेंगे तो आपको देखेंगे तो मुश्किल हो जाते हैं सवाल ये वाले, लेकिन चलो पहले आसान वाले हो जाएंगे तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगे। तो फाइनली हमने क्या करना है कि dx over dt इक्वल कर देना के की जगह के की वैल्यू 0.05 और 20 माइनस एक्स। प्रूव हो गया भाई। और हमें कितने मार्क्स मिल गए अब तक? 2 मार्क्स मिल गए हमें। फाइंड इन एनी फॉर्म, देखें यार कितना अच्छा एग्जामिनर है, उसने बोला एनी फॉर्म, टेंशन नहीं दे रहा वो आपको, बोला इन एनी फॉर्म द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मतलब x इन टर्म्स ऑफ t निकाल लें आप, t इन टर्म्स ऑफ x निकाल लें, कुछ भी कर लें आप, और वो कोई स्पेसिफिक फॉर्म नहीं मांग रहा, तो वो तो उसने हलवा कर दिया हमारे लिए। dx over dt is equal to 0.05 20 माइनस एक्स। क्या करेंगे हम? x को एक तरफ करेंगे, t को एक तरफ करेंगे। तो मैंने कहा था कि नॉर्मली मेरी आदत ये होती है कि जो कांस्टेंट है उसको t के साथ छोड़ दें आप, t को अकेला ना करें, 1 ना छोड़ें। आप चाहें तो यहाँ 1 छोड़ सकते थे और 0.05 को वहाँ ले जाते, लेकिन क्यों करेंगे आप ऐसा? और दूसरा ये कि
1/20 माइनस एक्स को आप वहाँ कर दें, 20 माइनस एक्स वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 1/this विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये विद रिस्पेक्ट टू टी। और जब आपने अलग कर लिया इनको तो आपको पता है कि इफ़ यू वांट टू गेट रिड ऑफ दिस dx एंड dt तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। जी, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? फ्रैक्शन में थोड़ा सा हमें मजा आता है ना, क्या इंटीग्रेशन होगी इसकी? ln 20 minus x ln 20 माइनस x बिल्कुल ठीक है, एक मसला है बस, इसका डिफरेंशियल क्या है? माइनस होगा माइनस माइनस ln माइनस माइनस, यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, वो यस माइनस हमने ऊपर लगा दिया, अब डिफरेंशियल ऊपर अवेलेबल है तो भाई माइनस ln 20 माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू 0.05 t, क्योंकि इसको भी इंटीग्रेट करना है, प्लस c। बिल्कुल ठीक है, डिफरेंशियल ऊपर करने के लिए हमें एक नेगेटिव चाहिए था, नेगेटिव यहाँ लिखा तो बाहर भी लिखा। अब ये इस पूरे का जो है वो ये आ गया और ये माइनस जो था वो ये वाला, यस ठीक हो गया। और अब इस मुझे c की वैल्यू चाहिए, वो कहाँ से मिलेगी? वो पहले पार्ट में जिस तरीके से हमने इनपुट किया था इन तीन चीज़ों को, t0 तो x0, तो वो हम यहाँ पे भी इनपुट कर देते हैं, x0 t भी 0 प्लस c, ठीक हो गया। तो c इज इक्वल टू माइनस ln 20, c आ गया माइनस ln 20, और ये वापस हम इनपुट कर देते हैं c में, जो हमारी ये मेन इक्वेशन थी, तो ये हो जाएगा माइनस ln 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.05 t और माइनस ln 20, ठीक है। यार इसको ना मैं इस फॉर्म में छोड़ तो दूं, लेकिन ना आखिर में ना हमें ही तंग करेगा अगर मैं इस फॉर्म में छोड़ दूं। यहाँ तक अगर आपने छोड़ दिया मार्क्स पूरे, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गई, और क्योंकि उसने खुद भी बोला है कि इन एनी फॉर्म ना, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, आपका काम हो गया। लेकिन ये पार्ट 4 है ना, सी व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ एक्स, उसके लिए ना हमें बेहतर होता है कि हमें वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अनदर गिवन हो, मतलब x इन टर्म्स ऑफ t मिला हुआ हो, तो वो सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी अपनी मैथ्स झाड़ के इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ताकि अगले पार्ट में मुझे मसला ना हो। यहाँ तक मैं पूरे मार्क्स मिल गए इस पार्ट के, लेकिन तब भी मैं जरा सिंप्लीफाई करता हूँ। क्या कैसे करेंगे सिंप्लीफाई? ln को एक तरफ कर लें, दिस वुड बी ln 20 माइनस ln 20 माइनस एक्स। मैंने ln माइनस 20 को वहाँ भेज दिया, मतलब माइनस ln 20 को उठा के हम यहाँ ले आए तो प्लस हो गया वो ln 20 माइनस दिस, ठीक हो गया, इज इक्वल टू 0.05 t। उसके बाद ln a माइनस b वाला रूल वो भी साइड पे लिख देते हैं ताकि आपको याद आ जाए। ln a माइनस b इज इक्वल टू, ओके, ln a माइनस b का कोई रूल नहीं है, रूल है ln a माइनस ln b का। ln a माइनस ln b का रूल होता है ln a ओवर b, और यहाँ पे यही है ln a माइनस ln b, ठीक है। ln a माइनस b का कोई रूल नहीं है, मतलब कि इस चीज को मैं ब्रेक नहीं कर सकता। कुछ लोग इसको ब्रेक करके लिख देंगे ln दिस, और ये होगा बिल्कुल गलत, ये नहीं कर सकते आप। रूल किसके लिए है? ln a माइनस ln b के लिए। ln a माइनस b को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, आप लोग करते हैं, इसका ख्याल रखें। और आपने किया भी है हर बार, आपने अपने क्वेश्चन में भी यही किया। इसको कर सकते हैं आप ln a ओवर b, अगर ln a माइनस ln b के मैनो, ठीक हो गया, इज इक्वल टू 0.05 t। फिर ln वहां जाके e बन जाएगा, 20 ओवर 20 माइनस एक्स वुड बी इक्वल टू e की पावर 0.05 t, ठीक है। सब्जेक्ट बना दें x को तो थोड़ा बेहतर हो जाएगा। 20 ओवर e की पावर 0.05 t वुड बी इक्वल टू 20 माइनस एक्स, और अगर मैं x को सब्जेक्ट बनाऊं, x वुड बी इक्वल टू 20 माइनस 20 ओवर e की पावर 0.05 t। अब देखिए कितना साफ सुथरा लग रहा है, सुकून का लग रहा है ये। इसमें और इसमें फर्क है ना, जो ये हमने बनाई थी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सफाई सुथराई वाला काम जो है ये भी आपको आना चाहिए, बड़ा काम आता है ये P3 में खास तौर पे, क्योंकि वो क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम कर देता है कि आप प्रूव करें कि दिस इज इक्वल टू दिस, एक सर्टेन फॉर्म में ही आंसर मांगता है यूजुअली, खासतौर में रिसेंट क्वेश्चंस में आपको ये चीज़ आना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पुराने पेपर्स रिलेटिवली ईजियर थे, रिलेटिवली ईजियर,
खैर, तो इसको देखते हैं। इसमें हम अच्छा ये जो x की बन गई है इक्वेशन, ये तो हमारा हो गया कौन सा पार्ट, ये था पार्ट 2। पार्ट 3 देखें, फाइंड x व्हेन t इज इक्वल टू 10। अब देखें ये इक्वेशन आपने इतनी सुकून की बना लिया तो कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए। पार्ट 3 में you have to find x when t is equal to 10, 20 minus 20 over e 0.05 into 10 इनपुट कर दें t की जगह। x की वैल्यू बता दें मुझे 1 डेसिमल प्लेस पर जल्दी से। उसने ये कहा ना 1 डेसिमल प्लेस। फाइंड tx when t equal to 10, giving you answer correct to 1 decimal place। 7.9 1.9। बाकी लोग भी कंफर्म कर दें, सही है। सर 7.9 है 7.9। जी। हम्म, you can also t subject of the formula 2, right? Yes we can, yes we can। okay, पार्ट 4। पार्ट 4 में बिल्कुल सवाल भैया क्या है कि स्टेट व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ x as t becomes very large। t becomes very large का मतलब क्या है? t is approaching infinity, t की वैल्यू इनफिनिट पे जा रही है। तो जो आपका x सब्जेक्ट था उसको जरा वापस रिविजिट कर लेते हैं। x was equal to 20 minus 20 over e की पावर 0.05 t। अच्छा वैसे ना ये सवाल जिसने पूछा था अभी कुछ वक्त कि can we make t the subject of the formula? Yes we can, mathematically speaking we can, intuitively we should not। मतलब intuitively speaking we should not। why not? because जो x है जो कि एक केमिकल का कोई ग्राम है या वेट है, द मास ऑफ द केमिकल या x जो भी हो सकता है, पॉपुलेशन व्हाटएवर। हमने क्या डिस्कस किया था क्लास में कि एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू टाइम। टाइम के चेंज होने की वजह से ये चेंज हो रहा है, ठीक है ना। जैसे हम y इन टर्म्स ऑफ x लिखते हैं हम अगर स्ट्रेट लाइन में भी, तो हमें ये पता है कि x के चेंज होने की वजह से y चेंज हो रहा है। तो मतलब या इसको हम फिर इसी फॉर्म में लिखते थे ना कि यार y जो है द फंक्शन ऑफ x, x चेंजेस तो y चेंजेस। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर t को सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसका मतलब होगा टाइम इज अ फंक्शन ऑफ x, एंड इट डज नॉट मेक सेंस ना। टाइम तो किसी चीज का फंक्शन नहीं है। टाइम तो बस एक चीज है जो समझ से बाहर है ना हमारे। टाइम को डिफाइन कर सकते हैं क्या हम? कैसे डिफाइन करेंगे टाइम को? कर सकते हैं क्या हम टाइम को डिफाइन? हाउ डू वी डिफाइन टाइम? आप फिजिक्स वाले तो कर सकते होंगे शायद। कैसे करेंगे? तो टाइम तो हर जगह आ जाएगा। खैर आप सोचें इस बारे में जब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। 20 माइनस 20 ओवर ई की पावर इन्फिनिटी, क्योंकि टी जो है वो हम कह रहे हैं अप्रोचेज इन्फिनिटी, तो वो इन्फिनिट हो जाएगा और ई की पावर इन्फिनिटी वुड स्टिल बी इन्फिनिटी। एनीथिंग ओवर इन्फिनिटी इज 0, तो द आंसर वुड बी 20। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। पार्ट 4 का क्लियर है ये चीज़? क्वेश्चन नंबर 3 सबके समझ में आ गया तो ओके लिख के भेज दें। किसी पार्ट में कोई मसला है तो पूछ लें। ठीक है, ये अच्छा हो गया हमारे लिए एक तरीके से कि सिमिलर क्वेश्चन हमने कर लिया। तो हम नाउ वी आर वेरी मच डन विद द बेसिक्स और डिफरेंशियल इक्वेशन, और हमने बेसिक वर्ड प्रॉब्लम भी देख ली है, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम में वो किस तरीके से घुमा सकता है आपको वो ज़रा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपने खुद करना है, अभी करना है, ज़रा सोचें इसको। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने स्क्रीन पे शेयर कर दिया आपके, ज़रा पढ़ें और स्टार्ट करें सॉल्व करना। मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आपको, 5 मिनट बाद मैं खुद सॉल्व कर दूंगा अगर आपसे नहीं हुआ तो। पहला मार्क जो है वो 1 मार्क का है, ओके। ये आई थिंक मुश्किल ना हो। और फिर क्या 9 मार्क्स का है यार, ये तो मुश्किल सवाल लग रहा है। देखिए जरा इसको।
क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करें, 5 मिनट में खुद सॉल्व करने की कोशिश करें इसको। पार्ट 1 डन, सही है। पार्ट 2 करते हैं। आवाज सही आ रही है? आवाज क्लियर है? हम शुरू करते हैं। कंफर्म कर देना कि आवाज क्लियर है, तो हम शुरू करें। थैंक यू। ओके, तो जी, a biologist is investigating the spread of a weed किसी भी पौधे को कहते हैं in particular region, जंगली पौधे जो होते हैं ना, at time t weeks after the start of investigation the area covered by the weed is a meter square। ठीक है, the area covered by the weed, और the biologist जो है वो claim कर रहा है कि the rate of increase of a is proportional to under root 2a minus 5। ओके, हम देख रहे हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन कौन सा है? ये है 4। तो उसने ये बोला हुआ डायरेक्ट ना इसमें कि द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ ए, तो मतलब ये डी ए ओवर डी टी है ना, ठीक हो गया। इसको हम बोलेंगे दिस इज डी ए ओवर डी टी इज प्रोपोर्शनल टू या के आ जाएगा, प्रोपोर्शनल जिससे भी उसको लिख देंगे रूट 2a minus 5 is proportional to under root 2a minus 5। ओके, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द बायोलॉजिस्ट क्लेम, बस ये हो गया ना। पहले पार्ट का आंसर है, पहला पार्ट हो गया, डन। यही था आपका पहला पार्ट, बस ये करना है। अब के की वैल्यू जो है वो कैसे लिखेंगे हमें नहीं पता, उसके लिए हमें पार्ट 2 पढ़ना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि एट द स्टार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन द एरिया कवर्ड बाय द वीड वाज 7 मीटर स्क्वायर। अच्छा, स्टार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है
स्टार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन का मतलब है टाइम जीरो। Zero. जब आप किसी, बिल्कुल ठीक है, जब आप ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं किसी चीज को, उस वक्त वो आपका स्टार्टिंग टाइम है, उस वक्त टी इज इक्वल टू जीरो। स्टार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन के आगे क्या लिखा है, वीड वॉज 7 मीटर स्क्वायर, तो मतलब जब टी जीरो है एरिया जो है वो 7 है। ठीक, अच्छा इसके अलावा वो क्या कह रहे हैं, 10 वीक्स लेटर द एरिया कवर्ड वॉज 27। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टी को आप नाप कैसे रहे हैं। उसने देखो बोला क्या, एट टाइम टी वीक्स, अगर वो बोलता है ना टी आवर्स तो फिर हमें सोचना पड़ता है, टी डेज बोलता तो फिर हमें सोचना पड़ता, लेकिन नॉर्मली वो ये वाली गंद नहीं करता P3 में। एक मिनट वेट करेगा प्लीज। सही सही। तो क्या हम कहाँ पे थे, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन, एरिया कवर्ड बाय द बीट वाज 7, टी जीरो तो एरिया 7 है। 10 वीक्स लेटर, टाइम को हम वीक्स में काउंट कर रहे हैं, तो टी इज इक्वल टू 10 पे एरिया हो गया 27। जब टी 10 है तो एरिया हो गया 27। ये हमारा डेटा गिवन है। बोल क्या रहा है वो, assuming that the biologist claim is correct, करेक्ट का मतलब कि यही है जो क्लेम उसने किया, प्रोपोर्शनल टू इसी के है। फाइंड द एरिया कवर्ड 20 वीक्स आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। ये 9 मार्क्स फ्री के तो नहीं है सच, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। और आप जरा सोचे ना इसको, इसमें मसला क्या है, देखिए नॉर्मली एक अननोन आ रहा था, हमने जितने सवाल किए थे उसमें एक अननोन था, और वो अननोन था सी, वो अननोन था सी। ठीक है, जो हम यहाँ फाइंड करते थे, ये हमने फाइंड भी किया। ठीक है, जो दूसरा अननोन है के, जिसको हमने शुरू में फाइंड कर लेते थे, जैसे कि यहाँ पे हमने के की वैल्यू फाइंड की थी, तो ये भी अभी अननोन है इस क्वेश्चन में। तो हमें हमें के भी फाइंड करना है और हमें फिर सी भी फाइंड करना है, लेकिन हम वो कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमें दो उन्होंने इक्वेशन दे दी। नॉर्मली वो बोलते थे जब टी जीरो है तो मास इतना है, बस इतना, लेकिन अब उन्होंने टी 10 पे भी बता दिया कि एरिया कितना है। तो हमें दो उन्होंने पॉइंट दिए हुए जो नोन वैल्यूज हैं, तो यूज करके दो अननोन फाइंड हो जाएंगे आराम से। करेंगे क्या हम ये करेंगे कि we'll start with this, वही जो हमारा बेसिक था, dA और dt इक्वल है k अंडर रूट 2a माइनस 5। ठीक है, तो हमें a वहाँ करना है, बाकी यहाँ करेंगे, तो कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1/2a माइनस 5 का रूट टाइम्स dA इज इक्वल टू k को वहीं छोड़ दें इंटू dt। ठीक हो गया, फिर दोनों साइड को इंटीग्रेट करें ताकि हमें ये डी और dt से जान छुट जाए। तो इंटीग्रेट करने के लिए सोचना पड़ेगा इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये बड़ा अच्छा सवाल है जी। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, फिर हमें इंटीग्रेशन में आगे हम रुक जाते हैं। अब देखें ना, यही हमारा बस मेन वो पॉइंट है। कोई बता सकता है कि इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे।
सर पावर 1/2 कर देंगे शायद। हाँ ठीक है, तो 1/2 माइनस 5 की पावर 1/2, फिर अब इसकी पावर को माइनस कर देंगे, न्यूमरेटर में लेके चल जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बेहतरीन। क्योंकि ना ऊपर अभी अगर आप लिखेंगे सोच, हाँ बिल्कुल, क्यों, क्योंकि अगर आप इसको वो सोचे ना जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन को जैसे सॉल्व किया था, वैसे इसको सॉल्व नहीं कर सकते हम। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसका डिफरेंशियल जो पूरा है वो होगा हाफ इंटू 2a माइनस 5 की पावर माइनस हाफ इंटू डिफरेंशियल ऑफ द ब्रैकेट। वो पूरी कहानी तो ऊपर है ही नहीं, और हम a इंट्रोड्यूस कर नहीं सकते, तो हमें कुछ और करना होगा। लेकिन हमें सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे क्या दिख रही है भाई, कि जो फंक्शन लीनियर है, a की पावर क्या है 1, 1 पावर हो तो कोई टेंशन नहीं होती, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग कौन सा रूल, हम देख लेते हैं। इसको ऊपर ले जाएं पहले, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2a माइनस 5 की पावर माइनस हाफ विद रिस्पेक्ट टू a इज इक्वल टू k रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, इनको हमने इंटीग्रेट करने हैं दोनों को। तो हम करेंगे क्या, ये वाला रूल लगेगा इसमें। कौन सा वाला? इंटीग्रेट करना है फंक्शन होल पावर n को विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप क्या करें, फंक्शन एज इट इज, ब्रैकेट पे पावर लगी तो पावर में 1 ऐड करें, डिवाइड बाय द न्यू पावर, मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशियल ऑफ द फंक्शन एफ डैश एक्स। ठीक हो गया। लेकिन ये आप सिर्फ तब कर सकते हैं, डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर डिफरेंशियल से। जी डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर डिफरेंशियल से, तो बता सकता है 1 ओवर सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। 1 ओवर डिफरेंशियल से, ठीक है। और ये मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, दोबारा बताऊंगा कि दिस रूल ओनली एंड ओनली अप्लाइज फॉर लीनियर फंक्शंस, सिर्फ लीनियर फंक्शंस के लिए। ब्रैकेट में पावर दिखे तो आप ये वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ लीनियर अलजेब्रिक फंक्शंस के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं, ना ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए, ना अर्थ जो आपके एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथमिक है, या हायर पावर ऑफ एक्स भी मिल जाए तो आप ये काम नहीं कर सकते। मतलब कि अगर यहाँ पे 2a स्क्वायर लिखा होता तो आप ये काम नहीं कर सकते थे, 2a लिखा है, पावर 1 लिखी है, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि हम द फंक्शन एज इट इज एड 1 टू द पावर, तो पॉजिटिव हाफ हो जाएगी, माइनस हाफ प्लस 1 प्लस हाफ हो जाएगा, डिवाइड बाय द न्यू पावर, मल्टीप्लाई 1 ओवर डिफरेंशियल। डिफरेंशियल क्या है इस पूरे का, ब्रैकेट के अंदर का 2, क्योंकि a का डिफरेंशियल 2 है, माइनस 5 का डिफरेंशियल 0 है, इज इक्वल टू के टी। की इंटीग्रेशन क्या होगी, के टी प्लस सी। ये 1/2 जो है ऊपर जाके 2 बन जाएगा, 2a माइनस 5 की पावर हाफ इंटू 1/2, फिर ये 2/2 का तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू के टी प्लस सी। फाइनली दिस वुड बी 2a माइनस 5 की पावर हाफ इज इक्वल टू के टी प्लस सी। तो ये यहाँ तक पहुँच गए हम। अब इसमें दो अननोन है, के और सी। उन दो अननोन को फाइंड करने के लिए आप यूज़ करेंगे ये दो वैल्यूज, इनको इनपुट करेंगे यहाँ पे। आप टी रखेंगे 0, ए रखेंगे 7, इक्वेशन बन जाएगी इन टर्म्स ऑफ के एंड सी। फिर आप टी रखेंगे 10, ए रखेंगे 27, एक और इक्वेशन बन जाएगी इन टर्म्स ऑफ के एंड सी। साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे, के और सी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक हो गया। और फिर आपको जो उसने बोला आखिर में वो करेंगे। वो क्या बोला उसने, आप बताएं कि एरिया कवर 20 वीक्स आफ्टर। वो जब के और सी की वैल्यू आ गई है तो उसमें आप टी रख देंगे 20, के और सी की जब वैल्यू आ गई तो टी को रख देंगे 20, तो वो भी हो जाएगा। हो जाएगा ये सवाल, खुद कर लेंगे, छोड़ दूं यहीं पे, हो जाएगा तो ओके लिख के भेज दे, कंफ्यूजन है पूछ लें। ठीक है, बेस्ट है, ट्राई करेगा इसको। कोई कंफ्यूजन हो मुझसे पूछेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन की अल्हम्दुलिल्लाह बेसिक्स कर लिए अपने, एक या एट बेस्ट 2 और क्लास लगेंगी इसको वाइंड अप करने के लिए होमवर्क के बाद। ठीक है ना, तो ठीक है फिर एंड करते हैं इसको। होमवर्क मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर बाद।